हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड फेसिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हमारी दूसरी क्लास है और हम इस दूसरी क्लास में हिंदी व्याकरण में जो कि वर्णमाला को लेके चल रहे थे और वर्णमाला में हम थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे और बहुत ही मज़ा आया था उस क्लास में। अगर आप लोग हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके सबसे पहले हमारी पहली वीडियो देखिए और वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को एक प्रकार से बिल्ड कीजिए कि किस प्रकार से हिंदी व्याकरण को पढ़ना चाहिए और आखिर हिंदी व्याकरण किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या भारत के किसी भी नागरिक के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन बातों पे उस वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं। तो मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक शेर अदा करूंगा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। तो गाइस, मैं इस क्लास को एक धमाकेदार सेशन के साथ में यहाँ पे बिल्ड करने वाला हूँ, जो कि आप मेरा साथ बनाए रखिए और मेरा ये वादा है कि अगर हमारे हर एक वीडियो को आप सही से देखेंगे तो वर्णमाला में आपको कभी कहीं दिक्कत नहीं होगा और यहाँ तक कि हिंदी व्याकरण में आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो शुरू करते हैं हम वर्ड के भेद। कल हमने पढ़ा कि एक्चुअल में भाषा क्या होती है और भाषा किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, वर्णमाला का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है। इन सब बातों पे हम बहुत ही अच्छे से चर्चा कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करने वाले हैं कि वर्णमाला मतलब होता है वर्डों का समूह। यानी जो वर्ड होते हैं वो वर्ड को एक सही से यानी एक टॉपिक वे पे एक क्रमबद्ध तरीके से अगर सजा दिया जाता है तो वो कहलाता है वर्णमाला। तो वर्णमाला में जो चीज होता है, ये चीज तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वर्णमाला में एक्चुअल में जो चीज होती है वो वर्ड होती है, यानी वर्डों का जो एक समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, यानी वर्ड के कितने भाग होते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि वर्णमाला जो है वो वर्ड से मिलकर बना हुआ है और जब वर्णमाला वर्ड से मिलकर बना हुआ है तो आखिर वर्ड जो होते हैं इनके भी कुछ भाग होते होंगे और ये कुछ भागों में बटे होंगे। इन बातों पे हम चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं वर्ड के भेद, यानी एक्चुअल में जो वर्ड होता है ये कितने प्रकार के होते हैं और ये वर्ड जो होते हैं जो वर्णमाला में सजाए जाते हैं, बनते हैं वर्णमाला जिसके सजाकर बनाई जाती है, ये वर्ड किन किन प्रकार से होते हैं इस चीज पे बताते हैं। तो वर्ड के जो मुख्यतः मेन रूप से टाइप होते हैं वो देयर आर टू टाइप्स, यानी ये दो प्रकार की होते हैं। सबसे पहला बात आता है स्वर का और दूसरा आता है व्यंजन का। यानी ये जो स्वर और ये व्यंजन होते हैं ना, ये दोनों जो होते हैं दोनों को दोनों वर्ड ही होते हैं। स्वर भी वर्ड होता है और व्यंजन भी वर्ड होता है। यानी जो वर्ड के टुकड़े किए गए वहां से निकल के आया स्वर और व्यंजन, और स्वर और व्यंजन को ही हम वर्ड कहते हैं। और इन्हीं स्वर और व्यंजन को जब सजाया जाता है, यानी वर्डों को सजाया जाता है, तो एक वर्णमाला का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब स्वर की बात जब आती है तो स्वर का डिफिनेशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में स्वर होता क्या है। जैसे हम किसी भी भाषा को बोलते हैं या किसी भी चीज को बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और वो ध्वनियां कहीं ना कहीं घर्षण के द्वारा निकलती हैं और उन ध्वनियों को अगर हम लेखन रूप दे देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, वर्ड बन जाती है, जो कि हम कल डिफिनेशन में बता चुके हैं। और वर्ड से हमारा निकल के आया है स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहने के लिए तो हम इसका डिफिनेशन बनाएंगे कि वह वर्ड मतलब यानी जो स्वर है वो वर्ड का काम कर रहे हैं, वर्ड स्वर ही वर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि वह वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। यानी आप एक मिनट समझिए कि ऐसे वर्ड ना, मतलब जो हम बोल रहे हैं अपने मुख द्वारा और उसको हम लेखन रूप दे रहे हैं तो वर्ड बन जा रहा। तो ऐसे वर्ड जो मुख से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्वर। यानी अर्थात रूप से जिन वर्डों को बोलने के लिए हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वह वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिन्हें हम बोलने में या जिनका हम उच्चारण करते हैं
उनका उच्चारण करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता ना पड़े, एकदम से स्वतंत्र हों, उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्वर को आप समझ पाए होंगे, जिसे हम लोग वर्णमाला में पढ़ते हैं आ ई उ री ए ओ और औ। यानी इतने जो हमारे स्वर होते हैं, इन स्वरों को हम कहीं ना कहीं वर्णमाला में पढ़ने का काम करते हैं। इनको भी अभी मैं बांटने का काम कर रहा हूं। तो स्वर को यह समझ में आया कि भैया जो वर्ण है, अगर वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से बोल दे रहे हैं, यानी किसी और की सहायता नहीं ले रहे हैं बोलने में, तो वो हमारा स्वर बनेगा। और यही स्वर, यही वर्ण जब बोला जाता है किसी की सहायता से, तो उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजन में बहुत छोटा सा डिफरेंट है कि वर्ण ही स्वर है और वर्ण ही व्यंजन है। लेकिन जौने वर्ण का, यानी जिस वर्ण को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। और जिन वर्ण को बोलने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, अर्थात बोलने के लिए, अर्थात उनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्वर और व्यंजन को सही से समझ पाए होंगे कि स्वर और व्यंजन जो होता है, ये एक्चुअल में वर्ण ही होता है। और वही वर्ण, जब वर्ण का हम टुकड़े करते हैं, तो जिनको बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको स्वर के कैटेगरी में डाल देते हैं। और जिन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, किसी दूसरे चीज पर निर्भर होता है, तो उसे हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्वर और व्यंजन आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं स्वर में आगे कि ये कितने प्रकार के, ये कौन कौन से, या वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, इन बातों पे चर्चा करने वाले हैं। अब स्वर में हमारा ये आते हैं स्वर आ ई उ री ए ओ औ। ये जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है, ये वो उठता है कि वह हिंदी वर्णमाला में, कहां पे, हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है ये कितनी होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और बहुत बच्चे इस पे बच जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में आप मेरी बातों का गौर कीजिएगा। मैं हिंदी में स्वरों की संख्या नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो जब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात किया जाता है, तो वहां पे हमारे 13 स्वर आते हैं। क्योंकि जब आप वर्णमाला का एक छोटा सा बुक लेंगे, तो उसमें अंग और आहा को भी स्वर में शामिल किया गया रहता है, लेकिन वो एक्चुअल में स्वर होता नहीं है, लेकिन उसको वर्णमाला में शामिल कर दिया जाता है। इसलिए यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो यहां पे अगर वर्णमाला का जिक्र करेगा तो हम आंसर देंगे 13, जिसमें अंग और आहा को भी स्वर में काउंट किया जाता है, अगर क्वेश्चन वर्णमाला देकर पूछ लिया तब। दूसरा पॉइंट आता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या, अगर आपसे कोई भी केवल स्वरों की संख्या पूछता है, यानी उसमें वर्णमाला का या उच्चारण का जिक्र ना करे, केवल पूछे भैया स्वर कितने होते हैं, या हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, या वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तब तो 13 बताएंगे। लेकिन जब वर्णमाला का जिक्र कहीं नहीं करेगा, तो वहां हम 13 स्वर बताएंगे। यानी जब कोई एग्जामिनर या जब कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, या हिंदी में लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 11 बताएंगे, यानी 11 बताएंगे कि 11 स्वर ऐसे होते हैं जो लेखन के आधार पर स्वर में काउंट किए जाते हैं। यानी हिंदी में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो बोलने के आधार पे जब स्वरों की संख्या का जिक्र किया जाता है, तो वहां पे 10 स्वर ही आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से पूछता है, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, और सभी बच्चे यहां पे 11 लगा के आते हैं आंसर, और एग्जामिनर जाके उसको गलत काट देता है, नंबर
नहीं मिलता है। इसलिए अगर उच्चारण का जिक्र किया कि उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 10 बताएंगे और उसमें री को शामिल नहीं किया जाता। इसलिए जब मैं स्वर लिख रहा था तो यहाँ पे री को मैं रेड कलर से लिख दिया हूं, क्योंकि री को उच्चारण के आधार पे स्वर में काउंट नहीं किया जाता। क्योंकि जब री का हम उच्चारण करते हैं, यानी उसको मैं जब उच्चारण इसको बोलते हैं मुख से, तो ये सुनने वाले श्रोता को ऐसा लगता है कि मैंने री नहीं बोला, मैंने रा पर बड़ी मात्रा जो री होता है इस री को बोला हूं। और ये कहते हैं हम री, लेकिन वो समझ लेता है रा पर बड़ी मात्रा री वाला, इसलिए इसको उच्चारण के आधार पे स्वर में काउंट नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना आप लोग समझ पाए होंगे कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13, उसमें अंग और आ को भी ले लिया जाता है। लेखन के आधार पे या केवल स्वरों की संख्या 11 होती है और उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 होती है। अब यहाँ एक चीज हमने नोट में लिख दिया है कि री को जो उच्चारण के आधार पे जो स्वर में काउंट नहीं किया जाता है, इस री को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जाने रखिए कि री जो होता है, इस री को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछता है कि री को हम क्या कहते हैं, री का अन्य नाम क्या होता है, तो इसको हमें बताना है कि री को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं इसे आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन हमने डिफिनेशन तो क्लियर कर लिया था, बट डिफिनेशन के साथ साथ में हम इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में व्यंजन क्या होता है। तो मैंने ये तो बता दिया कि भैया स्वरों की सहायता से या किसी और की सहायता से मिलकर जो हमारा बनता है वर्ड, उसे हम व्यंजन कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम क्या व्यंजन को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया किसको मिलाते हैं, कैसे बनाते हैं। ये सब बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर उठ रहे होंगे और उसको मैं क्लियर करने का काम कर रहा हूं। किस प्रकार से इसका डिफिनेशन होता है कि वह वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, यानी जिसे बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने बोला का, तो का एक व्यंजन है, लेकिन ये का किससे मिलकर बना है? ये का जो है ये इस स्वर से मिलकर बना है। तो इस का को अगर मैं तोड़ूंगा या तोड़ना चाहता हूं, तो मैं इसको का लिख करके, और हलंत का काम होता है कि वो किसी भी चीज को आधा बना देता है। इसको आधा करेंगे प्लस यहां से निकल के आएगा आ, यानी का और आ, का और आ का मतलब ये अब जो का था ये का हो गया, मतलब ये आधा हो गया जब इसमें हमने हलंत लगा दिया। और इस आधे का को और इस आ को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़कर यहां पे का बनता है। यानी किसी भी व्यंजन को अगर आप बोलेंगे तो वहां पे आपको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। इसलिए इस का को विल्ट करने में यानी बनाने में हमने आज की सहायता ली हुई थी। इसलिए हमारा डिफिनेशन निकल के आया कि वह वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता उसे व्यंजन कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए उसे व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं खा को, तो खा जब मैंने खा का उच्चारण कर रहा हूं तो हमारे लास्ट में आ निकल के आ रही है, एक ध्वनि आ रही है जो कि आ निकल के आ रही है। तो मैं इसको भी जब इसका खंड करूंगा तो ये खा आधा हो गया, उसके बाद यहां से आ निकल के आया। यानी ये भी हमारा कहीं ना कहीं खा जो था ये स्वर की सहायता से मिलकर बना था। इसी प्रकार से जब हम गा को अलग करेंगे तो गा लिख करके यहाँ पे भी आ निकल के आएगा। यानी ये भी जो था ये भी हमारा आ से मिलकर यानी स्वर से मिलकर बना था। इसलिए व्यंजन का डिफिनेशन ये बनता है कि जो वर्ड स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग व्यंजन को अच्छे से समझ पाए होंगे और अब आप किसी भी वर्ड को सही से तोड़ पाएंगे कि वो उसका स्वर को और व्यंजन को कहीं ना कहीं आप अलग कर पाएंगे कि हाँ जो वर्ड स्वर की सहायता से मिलकर बनेगा उसे हम लोग व्यंजन कहेंगे। उम्मीद करता हूं व्यंजन को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अंग और आहा ये भी कहीं ना कहीं व्यंजन में ही आता है, क्योंकि इसका भी उच्चारण किसी और की सहायता से मिलकर नहीं होता और जहां भी ये स्वतंत्र होता है तो कहीं ना कहीं स्वर में आता है। तो अंग और आहा को समझने के लिए हम यहाँ नोट में ये लिखे हुए हैं कि अंग और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ड कहते हैं, जहां अंग हमारा अनुस्वार का काम करता है
और आहा हमारा विसर्ग का काम करता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं वर्णमाला को अपना एक मजबूत वे पे और एक टॉपिक वे पे समझ पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप इसको नोट्स के माध्यम से हमेशा रिवीजन करते रहिए। और मेरा वादा है कि अगर आप इन कक्षाओं को सही से अपने जहन में उतार पाते हैं तो आप कभी भी वर्णमाला में फेल नहीं होंगे और आप एक अच्छा मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।